motion in two dimensions. Motion in two dimensions. अब अगर मैं इसके हवाले से आपको बताऊं तो मोशन इन टू डायमेंशन असल में है क्या। अगर बेटा आप एक सिंपल सी बात बताएं आपको, ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस और ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपकी जो बॉडी है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करती या अलोंग वाई एक्सिस मूव करती है एक वक्त में, तो उसका मतलब ये मोशन भी 1D है और ये मोशन भी 1D है, यानी कि एक वक्त में बॉडी सिर्फ एक जगह पे मूव कर रही है, ऐसा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपकी बॉडी इस तरीके से मूव करती है, तो आप देखें इसकी मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी है और इसकी मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस भी है, तो इसका मतलब अब ये मोशन कहलाएगा 2D मोशन। आ रही है बात समझ में। तो जब भी हम लोग इस बात की डिस्कशन करें कि हमें मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ना है, तो उसमें अब हमारी बॉडी को ऐसे मूव करना पड़ेगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर भी साथ साथ कवर हो और साथ साथ वाई पर भी कवर हो। अब इस तरह के टॉपिक के लिहाज से बेटा हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जिनमें से जो पहला टॉपिक है जो आज मैं स्टार्ट करूंगा उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक है जिसको हम थोड़े अलग वीडियो में स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। तो ये वो दो टॉपिक्स हैं जिसमें बॉडी जो है दोनों डायमेंशंस में जो है मूव करती है। कैसे मूव करती है, क्यों मूव करती है, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे और फिर ये जो पूरी बात है वो आपको समझ में आ जाएगी और ये पूरा जो है काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। तो आए अब ज़रा इस प्रोजेक्टाइल के हवाले से हम जो है अपनी डिस्कशन को इंक्रीज करते हैं। तो बेटा अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप प्रोजेक्टाइल के बारे में बात शुरू करें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन असल में है क्या, तो ऐसा मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये बना लूँ एक वाई एक्सिस और फिर यहाँ पर अगर मैं एक एक्स एक्सिस जो है बना लूँ, ठीक है जी। अब मैं आपसे बोलूँ आप इस वक्त यहाँ पे खड़े रहें, ये फुटबॉल है, आपने इसे किक करा, तो जब आप इसे किक करेंगे तो आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ना, और ज़मीन से वो कुछ एंगल बना रही होगी। अब जब ये फुटबॉल थ्रो करी जाएगी बेटा, तो ये फुटबॉल ना तो एक्स एक्सिस से मूव करेगी ना तो वाई एक्सिस से मूव करेगी, बल्कि इस तरह से मूव करती हुई जाएगी। या आप किसी को बॉल कैच पे करें तो ये बॉल इस तरह से मूव करती हुई जाएगी, ऐसा होगा। ये जो शेप बनाया है इसे हम कहते हैं पैराबोला, या इसे हम कह सकते हैं कि ये जो शेप बना है ये है पैराबोलिक पाथ। अगर कोई बॉडी पैराबोलिक पाथ का शेप बनाकर अपने डिस्टेंस को कवर करती है, मूव करती है, तो ऐसे मोशन को हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं किसका बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देख सकते हैं आपकी बॉडी जब मूव करी तो उसकी मूवमेंट जो है एक्स एक्सिस पर भी है और साथ साथ जो इसकी मूवमेंट है बेटा वो वाई एक्सिस पर भी है, ऐसा है। और ये जो है वो बन गई है इसकी क्या जी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ऐसा मोशन जो है जिसमें आपकी बॉडी एक्स पर ही मूव करे और वाई पर ही मूव करे, इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब मसला ये आता है कि भाई इस मोशन में ऐसी क्या खास बात है कि बाकायदा इसको एक अलग नाम से पढ़ा जाता है और एक अलग नाम से ट्रीट किया जाता है। तो वो खास बात समझने की नहीं है, आपको कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी फिर इनको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये है मेरा इनिशियल पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये है मेरा फाइनल पॉइंट। अब दो चीज़ें जो आपके समझने लायक है बेटा वो ये है कि आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो है याद करने पड़ेंगे। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं, पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को वी आई लिखते थे, फाइनल को वी एफ लिखते थे, लेकिन अब हम इनिशियल को लिखेंगे वी नॉट और फाइनल को लिखेंगे वी। तो बेटा ये बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और जब ये टकरा रहा होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी और ये बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। अच्छा साथ साथ इस ये वेलोसिटी कुछ एंगल बनाई तो ये होगा इसकी वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट और ये होगा इसकी वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट। तो अब देखें अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ पे इनिशियल एक्स कॉम्पोनेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इनिशियल एक्स कॉम्पोनेंट बराबर हो जाएगा वी नॉट एक्स के और इनिशियल वाई कॉम्पोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट वाई के। फाइनल एक्स कॉम्पोनेंट किस तरह लिखा जाएगा, वी एक्स, और फाइनल वाई कैसे लिखा जाएगा, वी वाई। आई बात समझ में। अच्छा हम जानते हैं वेक्टर्स जो पढ़ा है एक्स कॉम्पोनेंट में आता है ए कॉज ऑफ थीटा और जो वाई कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें आता है ए साइन ऑफ थीटा। तो बेटा ये जो वी नॉट एक्स है इसमें आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और जो वी नॉट वाई है इसमें आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा।
इसी तरह से ये जो वी एक्स है इसमें आ जाएगा वी कॉज ऑफ थीटा, और ये जो वी वाई है इसमें आ जाएगा वी साइन ऑफ थीटा। बस पहले तो आप ये फॉर्मूलाज जो हैं पक्के कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना है। ये हैं वो फॉर्मूलाज। अब जो है मैं आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है, अब ज़रा मैं उसको बताता हूँ ताकि आपको जो है ये बातें जो हैं फटाफट समझ में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इस डेफिनेशन की एक मार्जिन बना लूँ, हाँ बेटा, तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन होती क्या है, आइए ज़रा देखते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा ये होती है, व्हेन अ बॉडी covers displacement along x and y axis respectively such that its x component of velocity remains constant but its y component of velocity changes। अब हो कुछ ये रहा है बेटा, यही वो बात है जो हमें डिस्कस करनी है। अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना है तो उसको एक्स और वाई पे तो मूव करना पड़ेगा, लेकिन एक खास बात ये है उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा रहेगा सेम और जो वाई कंपोनेंट है वो बदलेगा। ये बात हमेशा आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द जर्नी रहेगा सेम, लेकिन उसका वाई कंपोनेंट तब्दील होगा। यानी कि जो इनिशियल एक्स कंपोनेंट था वही फाइनल एक्स कंपोनेंट भी होगा, लेकिन जो इनिशियल वाई है वो फाइनल वाई नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों होगा, फ़ौरन दिमाग में बात आती है तो उसको समझने की नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज़ लिखता हूँ और वो जो चीज़ है बेटा वो कहलाएगी आपकी अजम्पशंस। इन अजम्पशंस के बेसिस पर हम ये जो डेफिनेशन है इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। अजम्पशंस क्या है? सबसे पहली अजम्पशन ये है भाई कि जो एयर फ्रिक्शन है उसको कर दिया जाएगा ज़ीरो। अच्छा भाई, एयर की जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है ना वो कौन सी एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। अगर मैं एयर फ्रिक्शन कंसिडर करूंगा तो लेट सपोज एयर इस तरफ बह रही है, प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है, तो जब वो आगे जाएगा तो ये एयर उसे अपोज करेगी, तो ये मसला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एयर को ही हटा दूं तो प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस पर किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, उसकी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और वो जो है आराम से मूव करता रहेगा। इसी वजह से एक्स कॉम्पोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो वाई कॉम्पोनेंट्स है उसमें चेंज क्यों आता है? क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। आप जब भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकेंगे खुद, प्रोजेक्टाइल हर पॉइंट पर नीचे वाली ग्रेविटी की वजह से खुद ब खुद नीचे आके टकराएगा। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा ग्रेविटी के नीचे होने की वजह से वो नीचे आके टकराएगा। इसी वजह से जो उसका वाई कॉम्पोनेंट होता है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तीसरी जो असम्पशन है बेटा वो सब याद दहानी की नहीं है, याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा। रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। यानी कि जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि अर्थ का घूमना खत्म हो गया। ऐसा होता है कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये अर्थ आ गई और ये लेट्स सपोज अर्थ की सरफेस आ गई। आपको अपना प्रोजेक्टाइल इस जगह पे फेंकना है, आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका, वो जाके यहाँ गिरेगा। अच्छा, अब उस प्रोजेक्टाइल को पहुँचने में यहाँ पे एक दिन लगा, लेकिन एक दिन बाद अर्थ यहाँ पे होगी, रोटेट कर जाएगी, रोटेट करेगी ना। या लेट्स सपोज आधा दिन लगा, तो आधा दिन में अर्थ रोटेट करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करती है। तो पता चला आधे दिन बाद ये पॉइंट इस पॉइंट जगह के बजाय यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कोई और पॉइंट आ गया। तो प्रोजेक्टाइल तो ज़मीन से अलग था, उसमें तो रोटेशन का कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वो तो यहीं पे गिरेगा। लेकिन अब उसका टारगेट यहाँ पे था, यहाँ पे था, इस जगह था ना, तो उसको एक दिन के साथ साथ अपने मोशन को उस तरह चेंज करना चाहिए था कि वो उस जगह पे आगे गिरता। तो अब ये जो एंगुलर कैलकुलेशन है ना ये बहुत मुश्किल हो जाती है, और इस लेवल पर हम आपको इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करवा सकते, ना समझा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल मैथ सकती है। इसी वजह से हम ये सपोज करते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाएगा उसकी रोटेशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो कहीं भी किसी वक्त भी लॉन्च किया जाए वो गिरेगा अपने सेम पॉइंट पे जहाँ पर उसे गिरना चाहिए था। ठीक है बेटा?
तो इस तरह से ये चीज़ जो है की जाती है। तो आप इसे कॉपी कर लें। ये है पूरा बेसिक रिव्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं प्रोजेक्टाइल के बारे से कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं आए ज़रा देखते हैं। हमारे पास ना प्रोजेक्टाइल की दो कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी है जो मैं आज समझाऊंगा आपको वो है हाफ प्रोजेक्टाइल, और जो दूसरी है बेटा वो है फुल प्रोजेक्टाइल। पहले हाफ को समझते हैं। प्रोजेक्टाइल ये था, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल जो है वो था एज इट इज था। अब अगर मैं इस पॉइंट को जज करूं तो ये वो पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम जो हाइट है वो कवर की जाती है। यानी कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा, और इसे हम कहते हैं एच मैक्स। ये भी आगे चल के हम पढ़ लेंगे इसको। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक के यहाँ पे रोक दिया तो देखेंगे आधा प्रोजेक्टाइल बना, और प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर गया तो ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल का कौन सा केस, थ्रो का केस। या आपने अपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंका नीचे की तरफ तो देखें प्रोजेक्टाइल ये भी आधा प्रोजेक्टाइल बना, तो ये बन जाएगा कौन सा केस, ड्रॉप का केस। आ रही है बात समझ में? तो अगर हमारे पास ज़मीन से बिल्डिंग पर पत्थर फेंका जाए या बिल्डिंग की छत से ज़मीन की तरफ पत्थर फेंका जाए तो आधा प्रोजेक्टाइल जो है फॉर्म हो रहा होता है। समझ में आ रही है सारी बात? और इसी आधे प्रोजेक्टाइल को हम कंसिडर करते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल से। अब इसकी पहचान सिर्फ इतनी सी होती है बेटा कि जब भी हाफ प्रोजेक्टाइल कवर किया जाता है हमेशा उसका जो क्वेश्चन होता है उसमें एक चीज़ लिखी हुई होती है, या तो थ्रो लिखा हुआ होता है या तो ड्रॉप लिखा हुआ होता है। अब इसके हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 3 जो मोशन आपने पढ़ा था उसमें याद है जब वर्टिकल मोशन होता था थ्रो और ड्रॉप पे केसेस होते थे। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऊपर फेंका तो आपने शुरू में जो वेलोसिटी दी होगी वो एक्स तो शुरू शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहेगी, क्योंकि एक्स में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे उस शुरू से लेकर आखिर तक उसका एक्स कॉम्पोनेंट तो सेम रहेगा। लेकिन जब आप उस प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पे इसका वाई कॉम्पोनेंट ज़्यादा होगा और ऊपर जाते जाते वाई कॉम्पोनेंट कम हो जाएगा। और जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ तो वाई कॉम्पोनेंट का नामो निशान ही नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अगर ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, लेट सपोज यहाँ पे इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट था वो 10 था और जो वर्टिकल वाई कॉम्पोनेंट था वो भी 10 था। जब वो यहाँ पहुँचा तो एक्स कॉम्पोनेंट अब भी 10 है, वाई कॉम्पोनेंट कम हो गया, कितना हो गया 5। अब वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पर एक्स कॉम्पोनेंट अब भी 10 है क्योंकि प्रोजेक्टाइल आगे तो जा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, और ऊपर ना जाने की वजह से इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा 0। अब प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा, तो देखें एक्स कॉम्पोनेंट अब भी कितना है 10। अब वाई कॉम्पोनेंट नीचे आने की वजह से नीचे की तरफ बढ़ेगा, लेट सपोज तो 5 हो गया। और यहाँ पर आते आते वो लेट सपोज दोबारा से 10 हो गया। तो आप देखें जाते वक्त एक्स कॉम्पोनेंट ऊपर था, आते और वाई कॉम्पोनेंट ऊपर था, आते वक्त वाई कॉम्पोनेंट नीचे हुआ, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक एक्स की ना तो डायरेक्शन बदली ना तो वैल्यू बदली। तभी हम कहते थे कि जो इनिशियल एक्स है वही फाइनल एक्स है, लेकिन जो इनिशियल वाई है वो कभी भी फाइनल वाई के बराबर नहीं होता। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। ठीक है जी। तो वही मैं बता रहा था आपको कि जब भी प्रोजेक्टाइल में थ्रो का वर्ड आया तो बेटा इनिशियल वी नॉट वाई तो होगा, लेकिन ऊपर जाते हुए वो वी नॉट वाई यहाँ पर आते हुए इस पॉइंट के लिए से फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर आते हुए वी वाई जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में थ्रो का वर्ड आ जाए तो थ्रो के वर्ड में आपको वी वाई को लेना पड़ेगा 0। ए बराबर हो जाएगा जी के, अपवर्ड्स मोशन है तो जी की वैल्यू ली जाएगी नेगेटिव। ठीक है, हमेशा एक बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर बेटा किसी जगह पे ड्रॉप आ जाए तो देखें अब आपका मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये फाइनल इस पॉइंट की नहीं इनिशियल बन जाएगा, तो थ्रो के लिए जो वी वाई था वो ड्रॉप की नहीं वी नॉट वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो जहाँ भी आपके पास ड्रॉप का केस आएगा तो वी नॉट वाई जो है वो 0 लिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी। ये वही चैप्टर 3 के क्वेश्चन है, मैट्रिक में भी आपने सीखे थे, इंटर में भी आपने सीखे थे। जब थ्रो करते हैं तो शुरू में वेलोसिटी देते हैं, बाद की वेलोसिटी खत्म हो जाती है। जब ड्रॉप करते हैं तो शुरू में वेलोसिटी खत्म हो जाती है, बाद में वेलोसिटी होती है। भी देखें इस पॉइंट की लास्ट से ये इनिशियल है और ये क्या हो जाएगी फाइनल, तो ये वी वाई मान ली जाएगी। तो देखें पॉइंट्स का फर्क है ना। तो ड्रॉप में थ्रो में इसको 0 लेते थे तो ड्रॉप में इसको 0 लेंगे, और इसमें जी की वैल्यू जो है वो क्या ली जाएगी बेटा, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है जी। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको
कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन बनवा देता हूँ उसके लिहाज से, ताकि आपका जो काम है वो बिल्कुल एंड हो जाए, यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनती हैं प्रोजेक्टाइल की नहीं है, हाफ प्रोजेक्टाइल की नहीं बन रही है, इसमें दो मसले मसाइल हैं। कुछ आधी इक्वेशन बनेंगी वाई एक्सिस की नहीं और आधी बनेंगी एक्स एक्सिस की नहीं। अब देखिए मैं एक्स वाली पहले बना देता हूँ, पहले सुनिएगा तब। अगर आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे रहे हो, एक्स में जो वी नॉट एक्स था वही वी एक्स था। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा एक्स पे तो वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो है। तो उसका मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और बेटा यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास फिजिक्स में एक इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं एस इज इक्वल्स टू वी टी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो एक्स, लेकिन अभी जो वी है ये कौन सी वेलोसिटी, एक्स एक्सिस वाली, तो एक्स एक्सिस पे कौन सी वेलोसिटी होती थी, वी नॉट एक्स। आप इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं, वी एक्स एस इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वी नॉट एक्स होता था वही वी एक्स होता था। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, दोनों बिल्कुल सही मानी जाएंगे, और ये दोनों काम करती हैं किसकी नहीं, एक्स की नहीं। लेकिन वाई एक्सिस में ऐसा ही था, वाई एक्सिस में जो वी नॉट एक्स था, जो वी नॉट वाई था, वो वी वाई नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होती है और यहाँ पे वेरिएबल मोशन चल रहा है। इसका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या वेरिएबल मोशन है। तो अब एक्सेलरेशन है, तो बेटा अब इसके लिए हमें सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आया ज़रा देख लेना, आसान है बहुत। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन दी तो दिमाग में लेके आया हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की जगह वाई एक्सिस की नहीं क्या आ जाएगा, फाइनल कॉम्पोनेंट वी वाई। वी आई की जगह वाई एक्सिस की नहीं क्या आ जाएगा, वी नॉट वाई। थ्रो या ड्रॉप हो तो प्लस माइनस आएगा, एक ही जगह पे आ जाएगा जी टी। आई बात समझ में? अच्छा, सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। लेकिन अब जब आप इसको डील करोगे तो अब आपको जो वाई एक्सिस पे मोशन कवर होता है वो डिस्टेंस थोड़ी है, वो तो हाइट है। तो डिस्टेंस की जगह आप एच लिख दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वी आई की जगह वी नॉट वाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, थ्रो करूंगा तो माइनस, ड्रॉप करूंगा तो प्लस। थर्ड इक्वेशन अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टू जी एच इज इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। बेटा बस कुल मिलाकर ये चार इक्वेशंस हैं जो सारे काम करती हैं। बस अगर आपको ये याद है तो आप समझ जाएं कि आपको हाफ प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूलाज में याद है। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और फिर डिस्कस करेंगे फुल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल को फिर ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Students, this is Kashif Anis and this is our lecture number 2 of projectile motion। अच्छा जी, हमने जो है हाफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से जो क्वेश्चन बेटा डिस्कस किए थे, आए ज़रा उनके हवाले से कुछ बात करते हैं। अच्छा जी, अब कहा ही जा रहा है कि एरोप्लेन है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद दिस, उसकी हाइट ये है, इसने ड्रॉप किया। देखें ड्रॉप का वर्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे लाजमी तौर पे जो सिनेरियो है वो हाफ प्रोजेक्टाइल का है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये आपके पास एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टली 20 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट एक्स और उसकी वैल्यू है 20 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इसकी पास जो हाइट थी वो कितनी थी, हमारे पास 20 मीटर्स थी। इस वाली हाइट से इसने जो है यहाँ पर एक पैकेज को जो है वो ड्रॉप किया। तो बेटा अब जब ये पैकेज ड्रॉप किया जाएगा तो अब देखें, अगर ये रुका हुआ होता तो ये पैकेज सीधा आता, लेकिन जब ये मूव करते हुए गिरेगा तो ये थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पैकेज, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पैकेज का वो निकालना है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, एस इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इन टू टी, ठीक है। एस निकालना है, वी नॉट एक्स तो 20 है, लेकिन क्या नहीं पता, टाइम। अब देखिए मैंने आपको एक शॉर्टकट याद कराया था, मैंने कहा था जब भी हाइट गिवन और टाइम निकालना एक डायरेक्टली शॉर्टकट है जो कि बराबर है एच इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, याद है। हाइट है 20, 5 4 सा, अब देखें स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो बेटा टाइम का जब 4 का रूट निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड, बस पुट कर दें। तो 20 इंटू 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 मीटर्स। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा जी, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉपी करें। अब अगर इस क्वेश्चन के बारे से बात करें बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा कुछ ये जा रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हॉरिजॉन्टल, जिसे थ्रो किया गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ये है 4। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी नॉट एक्स विच इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड,
और जो अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट है वो है कितना 4 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी कितना है जी, वर्टिकल कंपोनेंट की v0 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होंगे। अच्छा सिनेरियो कुछ तरह से कि लेट्स सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, इसको एक लॉन्च किया, न्यू लॉन्च किया इसको, तो ये आ गया इसका v0x और ऊपर जा रहा है तो ये आ जाएगा इसका v0y। ये शुरू का सेकंड है, फिर ये 1 सेकंड और फिर ये 2 सेकंड। 2 सेकंड में लेट्स सपोज यहाँ पहुंच गया, टाइम हो चुका है कितने सेकंड, 2 सेकंड। तो बजाय 2 सेकंड बाद v0x बदल जाएगा vx में और v0y बदल जाएगा किसमें, vy में। तो हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। अब देखें v0x का तो vx का तो मसला ही नहीं है क्योंकि x कॉम्पोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो जो v0x था वही vx है, तो ये बन जाएगा 4 मीटर्स पर सेकंड। अब मसला है सिर्फ vy निकालने के लिए, तो बेटा एक इक्वेशन में हमने याद की थी vy इज इक्वल्स टू v0y प्लस माइनस gt। अब मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। देखें इसमें अपवर्ड का वर्ड है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप माइनस लाएंगे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 माइनस 10 इंटू 2, 10 टू ज़ा 20, 20 में से 4 चलेगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाले जो ऑप्शन है वो मानते हैं आंसर्स को, और ये वाला जो है क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसे कॉपी करें बेटा। अब अगर इस क्वेश्चन के हवाले से हम बात करें तो देखें इसमें क्या कह रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, देखें थ्रो का वर्ड आ गया तो उसका मतलब प्रोजेक्टाइल केस है। एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट इसमें गिवन दी गई है वो है 5 मीटर्स, और उस बिल्डिंग से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। देखिए मैंने आपसे कहा था जब भी थ्रो का वर्ड आए तो फाइनल कंपोनेंट को 0 ले लेना है, आपको इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो निकालना है। अच्छा जब इसको थ्रो करेंगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो v0y कहलाएगा, और ऊपर जाकर वो रुक जाएगा तो वी वाई जो है 0 हो जाएगा। थ्रो की कंडीशन थी और जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। अब देखिए हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन है पता है जो कि बराबर है जी के। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाए, टाइम वाली इक्वेशन लग नहीं सकती, तो एक ही इक्वेशन बचती है 2gh इज इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। अगेंस्ट द ग्रेविटी तो जी के साथ क्या आ जाएगा माइनस, वी वाई के आंसर क्या आ जाएगा 0, तो बन जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटेगा तो पूरे पे आ जाएगा रूट। तो बेटा आपके पास जो वी नॉट वाई है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh के, 2 ऐसे ही आ जाएगा, g की जगह पे आ जाएगा 10, हाइट है 5, 5 टू ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो 100 का जब रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। वेलोसिटी थी तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हाफ प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स जो है बेटा वो एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इसे कॉपी करें। अब जो सिनेरियो रह गया था वो आपके पास है बेटा फुल प्रोजेक्टाइल के हवाले से। तो अब हम जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फुल प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी, तो आया ज़रा अब फुल प्रोजेक्टाइल के हवाले से बात समझते हैं। अब फुल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास होगा क्या। फुल प्रोजेक्टाइल की एक तो पहली पहचान ये है कि अब आपकी बॉडी जो है वो पूरी जर्नी कवर करेगी, यानी कि अब वो अपने एच मैक्स पे जाके नहीं रुकेगी, बल्कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है दूर जाके उसी पॉइंट पे कहीं वो जो है लैंड होगी। कैसे होगा आए ज़रा उसको देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लें और इसके ऊपर अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल जो है वो ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से एक बॉडी को मैंने लॉन्च किया और वो पूरा एक पैराबोला बना के यहाँ पे जाए कहीं लैंड होगी। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पर हो जाएगी क्या जी इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल के अंदर आप देख सकते हैं जिस पॉइंट से एंड हुई, स्टार्ट हुई उस पॉइंट पे एंड हुई, लेकिन काफ़ी दूर जाके। तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन अब वो कहलाएगा यहाँ पे रेंज। ठीक है बेटा, साथ साथ इसने जो वर्टिकल हाइट कवर की है हम उसे बोलेंगे एच मैक्स, एच मैक्स। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक और चीज़ आपको पता लगानी, वो एक और चीज़ ये है कि जब प्रोजेक्टाइल शुरू से लेके एच मैक्स तक जाएगा तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा। लेट सपोज तो टाइम टी था, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में भी लगेगा, तो नीचे आने का टाइम भी टी है। तो शुरू से लेके आखिर तक जो टोटल टाइम हमारे पास लगेगा वो क्या कहलाएगा, 2t के बराबर कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। तो रेंज, एच मैक्स, हाफ टाइम एंड फुल टाइम, दीज आर द वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू यूज इन आर सिनेरियो। ठीक है जी,
तो ये वो सारी चीज़ें हैं बेटा जो हमें जो है बारी बारी यूज़ करनी है और जिनके ऊपर हमें बात करनी है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हाफ प्रोजेक्टाइल का वो इस तरीके से यहाँ पे आके फुल प्रोजेक्टाइल का उस तरीके से यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं जी, अब ज़रा उनके बारे से कुछ बात कर लेते हैं। अब हमें इन सब चीज़ों के फॉर्मूलाज जो हैं वो ज़रा उनको याद करना पड़ेगा, उनको रटना पड़ेगा। वो फॉर्मूलाज हैं कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ टाइम का फॉर्मूला। अब एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जब भी फुल प्रोजेक्टाइल का ज़िक्र आएगा, 2 चीज़ों से पहचान होगी फुल प्रोजेक्टाइल की। जब भी फुल प्रोजेक्टाइल गिवन होगा हमें, सबसे पहले हमें गिवन होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी और साथ-साथ हमें गिवन होगा उसका एंगल। अगर ये दोनों चीज़ें, जैसा मैंने थ्रो और ड्रॉप हाफ की नहीं बताया था, इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी और एंगल फुल प्रोजेक्टाइल की पहचान। तो अब इसमें होता है किस तरह से बेटा, जो हाफ टाइम है उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा होल मल्टीप्लाई बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का तो मसला ही नहीं है, वो 2t के बराबर है, तो खाली इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है बन जाएगा। इसके अलावा एच मैक्स का और रेंज का फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है, और ज़रा उसको ध्यान से पढ़ते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और जो रेंज है बेटा उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है जी, तो ये वो फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको पता करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ चलो। अब यहाँ पर ना आपने देखा है कि आपको हर जगह साइन जो है मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको लाजमी तौर पे जो है साइन की वैल्यूज़ के बारे में थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए। तो साइन की जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ साइन थीटा की सारी वैल्यूज़। अब बेटा जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं वो हैं कौन कौन सी? 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री पे साइन होता है 0.5 या बराबर होता है 1/2 के। 45 डिग्री पे साइन होता है 0.707 या वो बराबर होता है 1/√2 के। 60 डिग्री पे साइन होता है 0.866 या बराबर होता है √3/2 के। और 90 डिग्री पर तो हम बचपन से जानते हैं इसके बराबर होता है 1 के। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो बस आपको याद होनी चाहिए, और आपका जो काम है वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो एक बात बतानी रह गई थी, मैं उसको यहाँ बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो है दो चीज़ें बड़ी सिमिलर थी। एक था साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा था साइन 2 थीटा। अब इनका फ़र्क क्या है बताता हुआ चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि आप साइन स्क्वायर 30 निकालें, तो इसका मतलब है बेटा कि पहले आप साइन 30 की वैल्यू निकालो और फिर उसका स्क्वायर करो। साइन 30 की वैल्यू है 0.5 और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 0.25। पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका खाली स्क्वायर करके लिखना, आंसर बन जाता। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई आप साइन 2 × 30 की वैल्यू निकालो, तो आप देखें, आप ऐसा मत करिएगा कि साइन 30 निकाल के मल्टीप्लाई पे 2 कर दिया, नहीं। इसके डबल एंगल फॉर्मूला है, पहले एंगल को डबल करना पड़ेगा। तो साइन 230 को करेंगे तो बन जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। तो देखें दोनों में कितना फ़र्क आया, आई बात समझ में? तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है बेटा, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा ताकि आगे चल के आप कभी भी किसी किस्म की गलती जो है यहाँ पे ना करें। ठीक है जी। चलें, तो अब ये वो सारे चीज़ें थी जो पता होनी चाहिए, और ये वो सारे फॉर्मूलाज थे। अच्छा बेटा, इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर सिनेरियो है उसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये प्रोजेक्टाइल वाली केस हो गया। अब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसमें एक और चीज़ भी होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से 30 डिग्री पे फायर किया तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर मैंने उसको 45 पे फायर किया तो वो यहाँ पे जाके गिरा। अच्छा, मैं दिमाग में जाके 60 पे फायर करूँगा तो और आगे जाएगा। 60 पे फायर करने पर वो गया तो काफ़ी ऊपर, लेकिन वो 45 से पहले गिरा। हो इत्तेफाक की बात है, वो गिरा भी वहाँ पे जहाँ पे एंगल क्या था 30 डिग्री। अब 90 पे करता तो वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता। तो इसका मतलब एक बात यहाँ से फिक्स हो गई कि अगर हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करना है, यानी कि मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल है उसको फिक्स कर दिया गया क्या, 45 डिग्री। अब जो रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमें पता है कि अगर वेलोसिटी और ग्रेविटी को सेम कर दो, फिक्स कर दो,
तो रेंज सिर्फ साइन पे डिपेंड करती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कितनी होती थी, 90 पे 1 हुआ करती थी। तो अगर मैं किसी तरीके से साइन 2 थीटा की जगह पे 90 ले आऊँ, तो 45 टू 90 होता है, तो 45 ऐसा एंगल है जिस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल साइन 2 × 45 करें, तो ये साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 हो जाता है 1। तो बेटा इस एंगल पर ये याद कर लें, रेंज मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली बन जाता है सिर्फ क्या, V0² अपॉन जी। तो अगर आप साइन थीटा के फंक्शन को हटा के लिखेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा किसका, रेंज, मैक्सिमम रेंज का। अब एक तो ये बात होगी, लेकिन आपको एक और बात ध्यान में रखनी थी जो आपने अभी नहीं देखी। वो ये बात क्या है, अगर आप इस बात पे गौर करें, जो डिस्टेंस 30 डिग्री ने कवर किया वही डिस्टेंस यहाँ पे 60 डिग्री ने भी कवर किया, यानी कि जितना दूर ये गया उतना ही दूर ये भी गया। बस मसला ये है, इसने थोड़ी हाइट कम कवर की, उसने हाइट जो है वो ज़्यादा कवर की। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम समझें तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट देता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पर, यानी कि ये गलत लिख दिया मैंने, ये वो एंगल्स होते हैं जिनको अगर ऐड करो तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो भाई हम बिला वजह क्यों घुस रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, हम इसकी वजह से घुस रहे हैं बेटा, क्योंकि जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे खास एंगल हैं जिन पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो हो जाती है सेम, हाइट सेम नहीं होती, रेंज सेम हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी बात को आपके सामने इस तरह से पेश करूं कि बेटा मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसमें से एक का जो एंगल है वो 75 डिग्री है और दूसरे का जो एंगल है वो 15 डिग्री है, किसने ज़्यादा रेंज कवर की होगी? फ़ौरन दिमाग बोलेगा इसने, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन दोनों को ऐड करके थोड़ा सा जज्बाती हुए बगैर इनको ऐड करें तो इनका आंसर आ जाएगा 90। तो इसका मतलब इसने भी और इसने भी रेंज सेम कवर की होगी। आ रही है बात समझ में? तो ये है पूरा सिनेरियो बेटा किसके हवाले से, हाफ फुल प्रोजेक्टाइल के हवाले से। तो अब आप इसे कॉपी करें, फिर हम जो है देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फुल प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। तो फुल प्रोजेक्टाइल के हवाले से अगर मैं बात करता हुआ चलूँ तो कुछ फार्मूलाज मैंने आपको पहले से बता दिए थे, सब चीज़ें हो गई थी। अब सिर्फ इसके जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करना रह गए थे, अब हम वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और हमारा जो है काम हो जाएगा। खैर पहले मैं आपको बता दूँ, फुल प्रोजेक्टाइल के हवाले से मैंने आपको कहा था कि जब भी फुल प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल आएगा, इनिशियल वेलोसिटी और उससे बनने वाला एंगल जो है हमेशा आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा बेटा, गिवन होगा। ठीक है जी। तो अब हम इसी चीज़ को दिमाग में लेते हुए चलेंगे और अपने जो है सोल्यूशन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आगे सामने क्वेश्चन प्लेस कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही देता हूँ। और क्वेश्चन ये है बेटा कि फाइंड द, तो क्वेश्चन ये है कि हमें टोटल टाइम निकालना है, फ्लाइट का रेंज निकालनी है, मैक्सिमम रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल की जो कि फायर हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। ठीक है बेटा। तो अब अगर हम इसके हवाले से इस कैलकुलेशन को शुरू करें तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। एंगल गिवन है और हमें यहाँ पर जो है चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये जो है फुल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। तो किस तरह से होगा, कैसे होगा, आए ज़रा देखते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टोटल टाइम के हवाले से मैं बात करूँ तो टोटल टाइम का फॉर्मूला होता था 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है जी। तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, V0 की जगह पे आ जाएगा 10, साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, 0.5, और जी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बेटा 10 से 10 कैंसिल, 0.5 होता है 1/2। तो अगर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है जी। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम जो है अगले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा, वो अगला क्वेश्चन ये है कि हमें साथ साथ क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, और रेंज का फॉर्मूला अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास होता है कि रेंज अल्लाह को करे बराबर होती है R इज इक्वल्स टू V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के। अब देखें थोड़ा सा काम डायरेक्ट करूंगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो बेटा 30 को रख के डबल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 और नीचे आ जाएगा 10। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10, साइन 60 होता है 0.866,
10 को मल्टीप्लाई करें तो 0.8 प्लस आगे आ जाएगा और रेंज आ जाएगी 8.6 मीटर। ठीक है, तो एक तो ये वाला काम हो जाएगा। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है, मतलब उसमें अगला जो पार्ट है वो कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज निकालो। तो मैक्सिमम रेंज निकालने का तो मसला कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम रेंज के लिए हमने कहा था कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल 45 होता है और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता था डायरेक्टली वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आसान से क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं जी, सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसे कॉपी करें। अब इसी तरह से जो अगले क्वेश्चन हैं प्रोजेक्टाइल के हवाले से कुछ इस तरह से होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये हमारे पास होते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कहते ही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेंगे फाइंड द कंडीशन। अब कंडीशन का मतलब स्केलर वेक्टर्स में हम पढ़ते थे, कंडीशंस का मतलब होता है कि आपसे पूछा गया है एंगल निकालें, और जहां भी फिजिक्स में आए कंडीशन निकालो समझ जाना एंगल पूछना है आपसे। ठीक है, अब ये एंगल निकाला कैसे जाएगा, आए जरा देखते हैं जी इसको। तो कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन व्हेन द रेंज becomes equal to maximum height। अब ये क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल ये पेपर में आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका, जो कंडीशन हो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। कहा ही जा रहा है कि जो कंडीशन है वो ये बेटा कि ऐसा एंगल निकालो जब प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है उसके बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा कि रेंज इज इक्वल्स टू एच मैक्स। ठीक है जी, अब आए ज़रा फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमने सिर्फ वी नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जी, और एच मैक्स का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पर आके देखें कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। तो देखें वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी तो हो गया कैंसिल। अभी जो साइन टू थीटा है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के। अब इसकी एक टिप याद करें, अगर दोनों तरफ थीटा मौजूद हो तो इसे ओपन करिएगा, ना मौजूद हो तो ओपन करने की खास ज़रूरत नहीं है। कभी तो मौजूद हो तो ओपन कर लेते हैं, तो बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। एक साइन से स्क्वायर कैंसिल, ये टू उधर जाएगा तो बन जाएगा फोर, तो ये बन जाएगा फोर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। कॉस को डिवाइड में ले जाए, हाँ, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये हो जाएगा फोर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि बराबर होता है टेन थीटा के, और आंसर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू फोर। थीटा निकालेंगे तो कंडीशन बन जाएगी टेन इनवर्स फोर। कैलकुलेटर सॉल्व करने पर ये एंगल आ जाएगा आपके पास 75.9 डिग्री विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 76 डिग्री। अब देखिए इससे दो चीज़ें समझ में आई। एक तो ये समझ में आया कि कंडीशन सॉल्व किस तरह से करते हैं, और दूसरा ये समझ में आया कि जब रेंज एच मैक्स के बराबर हो तो उसको करने का सिर्फ एक ही एंगल है जो कि होता है 76 डिग्री। तो अगर आप चाहें तो उसे डायरेक्टली याद कर लें ताकि आपके पास बार बार काम करने की ज़रूरत ना पड़े। उस तरह से पूरा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसे कॉपी करो। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है मेरे पास, और वो क्वेश्चन जो है वो कुछ तरीके से है कि इसी तरह का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि रेंज कंडीशन निकालें कब, जब रेंज जो है वो बराबर हो जाए फोर टाइम्स ऑफ एच मैक्स के। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस कंडीशन बदल गई है। ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो रेंज की जगह पे आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और ये हो जाएगा फोर इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। जी से जी कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल। अब देखें दोनों तरफ थीटा मौजूद है, उसे ओपन कर लें तो बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। टू को टू उधर ले जाए तो ये बन जाएगा फोर। यूँ कह सकते हैं टू से इसको कैंसिल करते हैं तो बचा टू, टू से इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हो गया। साइन को इससे कैंसिल किया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉस को इसके डिवाइड में ले जाए तो ये बन जाएगा वन
इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बराबर हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 के, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 करें तो ये आंसर दे देगा हमें 45 डिग्री का। ठीक है जी। तो देखें यहाँ से भी एक बात समझ में आई कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है, और उस मैक्सिमम रेंज के लिए जो रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स होती है। और ये हमारे पास बेटा एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को भी हम याद कर सकते हैं। इस रिलेशन से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इस रिलेशन से अगर मुझे बगैर कोई वेलोसिटी एंगल दिए हुए हाइट दे दिया तो रेंज आ जाएगी, रेंज दी जाए तो हाइट आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन आप दे सकते हैं, एक प्रोजेक्टाइल है जो 45 डिग्री पे फायर हुआ, उसने जो रेंज कवर करी वो थी 100 मीटर्स। अब उसकी हाइट क्या होगी, तो देखें अगर आपको फॉर्मूला याद है r इक्वल्स टू 4h max, तो देखें रेंज यहाँ पे 100 है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा h max, 4 को से डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो h max है वो आ जाएगा 25 मीटर्स। तो इस तरह क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है जी। तो ये तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे सामने जो एक और क्वेश्चन जो है पेश करता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखें, एक क्वेश्चन है फुल प्रोजेक्टाइल का। कहा इसमें कुछ ये जा रहा है बेटा आपसे कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको लॉन्च किया, एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ 60 डिग्री पे और दूसरा लॉन्च हुआ 30 डिग्री पे। इन दोनों की क्या चीज़ें सेम होंगी, तो अगर आप देखें तो 60 और 30 को ऐड करो तो ये हो जाता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वो होते थे जिन पर रेंज सेम हो जाती थी, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। तो इनका कुछ सेम होना हो लेकिन इनकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉपी करें इसे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहा ये जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, उसकी मैक्सिमम रेंज इतनी है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स पोजीशन एट एच मैक्स। ये प्रोजेक्टाइल होता है और आपको इसके इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये एच मैक्स होता है ना, कोऑर्डिनेट्स का मतलब इसका एक्स वाई निकालना है, उसका वाई निकालना है। तो अगर आप देखें तो प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज थी वो कितनी है बेटा, 400 मीटर्स। तो एक्स इस वक्त इस रेंज के आधे पर है, तो उसका मतलब अगर मैं 400 को आधा कर दूं तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 200। चलें एक्स तो आ गया। अब मसला है वाई कैसे निकालें, तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको रेंज पता है तो रेंज जो है वो अपने एच मैक्स का 4 टाइम्स होती है। तो हमें एक रिलेशन याद है कि रेंज इज इक्वल्स टू 4h max। तो रेंज यहाँ पे 400 गिवन है और ये है 4h max। तो बेटा 4 को इससे कैंसिल कर दो तो एच मैक्स आ जाएगा 100। तो वाई कोऑर्डिनेट जो एच मैक्स के बराबर है वो आ जाएगा 100। तो एक्स है 200 और वाई है 100, तो 200 और 100 इज द राइट आंसर। इस तरह से वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं जी। तो ये सब तो था फुल प्रोजेक्टाइल के हवाले से। अब जो है हम अपने सेकंड वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमें डिस्कस करना है मोशन इन 2 डायमेंशन में। और इस वाले हिस्से का नाम है बेटा आपके पास सर्कुलर मोशन। अब अगर हम लोग इस सर्कुलर मोशन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब सर्कल में हम जानते हैं कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। ये इस फिक्स पॉइंट को बनाने की वजह ये होती है कि ये ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप कहीं भी चले जाएं, सर्कल में बाउंड्री पे आप कहीं भी चले जाएं, इस पॉइंट से आपका डिस्टेंस जो है बेटा हमेशा सेम रहेगा, वो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इसके रेडियस के। ठीक है जी। तो इस फिक्स पॉइंट के हिसाब से ही हम जो है सर्कल से बनने वाली जो डेफिनेशन है उससे ओरिजिनेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि इफ अ बॉडी is moving across a fixed point, then it is performing circular motion। अगर कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अक्रॉस लगातार घूम रही है तो उसका मतलब वो परफॉर्म कर रही है अपने पास कौन सा मोशन बेटा, सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। तो ये बात जो है आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब फिक्स पॉइंट असल में ये पॉइंट होता है, सही है ना। तो जब भी हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं हम हमेशा इस पॉइंट के क्रॉस जो है मूव करते रहते हैं और हमारा डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है और ये कहलाता है क्या बेटा, आपके पास आर। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के हवाले से मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है दो कैटेगरीज के
जो सर्कुलर मोशन है बेटा वो पाए जाते हैं। अब वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आए ज़रा उनके वाले से जो है हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें से जो पहली कैटेगरी है वो है यूसीएम विच इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा जो है बेटा वो है वीसीएम जिसे हम कहते हैं वेरिएबल सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, ए लगा दीजिएगा यहाँ पे। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा जो है बेटा उसका नाम है वेरिएबल सर्कुलर मोशन। अब ये दोनों क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आए जरा इनके हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं। अब इन दोनों मोशंस में होता है क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर मैं आपके हवाले से यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन करूँ कि भाई हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। अच्छा बेटा, ये आपके पास एक सर्कल आ गया और ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। मैं दोनों चीज़ों को समझा दूँ फिर मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा मेरे पास एक बॉडी है जो कि यहाँ पर है इस वक्त और यहाँ पर है वो इस वक्त, उसे आगे जाना है तो पहले वो यहाँ आती फिर वो यहाँ आ जाएगी, फिर वो यहाँ आ जाएगी, फिर वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर ऐसा होगा वो पहले इस जगह पे आएगी, फिर वो पहले इस जगह पे आएगी, फिर वो पहले इस जगह पे आएगी एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताओ तो आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस यहाँ पे, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गया, यहाँ पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो अगर आप डायरेक्टली इसकी वेलोसिटी की नहीं खाली एक एरो बना दें तो ये एरो इन सबकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर देगा। लेकिन सर्कल में अगर मैं आपसे ये वाला काम करने को बोलूँ तो अब आपको थोड़ा सा मसला आएगा। क्यों? सर्कल में इस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेट्स सपोज अगर यूं मूव कर रही है, फिर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब हर थोड़ी देर बाद हर छोटे से पॉइंट कवर करने के बाद इसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। तो ये जो एरोज है ना ये हर पॉइंट पर अपने आप को चेंज करते हैं। तो इसका मतलब इस एरो की डायरेक्शन की सिग्निफिकेंस सिर्फ एक ही पॉइंट तक है, अगले पॉइंट में इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। तो ऐसा एरो, ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा हो या सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा हो, ऐसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो है बेटा अपने दिमाग में बैठाएं कि जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसमें जो वर्ड लगता है वो होता है लीनियर का। जैसे कि ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी क्योंकि ये अलोंग द सेम पाथ है। लेकिन अगर यही वेलोसिटी मैं सर्कल में ड्रॉ करूँ, सर्कल में लाइन की जगह टेंजेंट बनाया जाता है, तभी हम इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो अब अपने दिमाग में एक बात जो है सिंपल तरीके से बैठा लें कि जब भी आप सर्कुलर मोशन के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे तो आपकी वेलोसिटी के साथ टेंजेंशियल लगेगा। जितनी भी क्वांटिटीज आपने लीनियर में पढ़ी थी अब वो सबकी सब टेंजेंशियल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप लीनियर मोशन परफॉर्म करें तो उसके साथ लीनियर लगेगा सो ऑन। ठीक है भाई, तो अब हम जो है इसको आगे लेके चलते हैं, उस पर आगे डिस्कशन करते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं अब इस बात को डिफाइन करूं कि भाई हमारे पास जो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया था कि हमारे पास ये जो दो टाइप्स ऑफ मोशन है, इसमें से एक मोशन को मैंने आपसे कहा था कि वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो दूसरा था वो कौन सा था बेटा, वेरिएबल सर्कुलर मोशन। अब आया था इनके बारे से कुछ बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ और यहाँ पर भी इसी तरह का एक सर्कल बना देता हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ भाई कि फॉर एग्जांपल ये है यूसीएम के हवाले से डिस्कशन और ये है वीसीएम के हवाले से डिस्कशन। अब यहाँ पर बेटा जो एक बॉडी है वो परफॉर्म कर रही है यूसीएम। अगर कोई बॉडी यूसीएम परफॉर्म करती है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह रहना चाहिए सेम। लेकिन अगर वो वीसीएम परफॉर्म करती है तो उसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम नहीं होगा बल्कि वो होगा डिफरेंट, या हम कह सकते हैं वेरिएबल। जैसे अगर कोई वेलोसिटी यहाँ पे तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी लेट्स सपोज अगर वो 3 है तो यहाँ पर भी वो कितनी होगी 3, यहाँ पर भी वो कितनी होगी 3 और यहाँ पर भी वो कितनी होनी चाहिए 3। लेकिन अगर वो वेरिएबल है तो लेट्स सपोज अगर वो यहाँ पर 3 थी तो हो सकता है वो यहाँ पे आते आते 4 हो जाए, हो सकता है वो यहाँ पे आते आते 2 हो जाए, हो सकता है वो यहाँ पे आते आते 1 हो जाए, फिर दोबारा 3 से शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है यूसीएम में वो सेम है, लेकिन वीसीएम में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहीं पर इन दोनों की डेफिनेशन जो है आ जाती है कि इफ़ अ बॉडी is moving in a circular path with uniform speed then it is performing UCM, and if it is not moving with uniform speed then it is performing VCM। लेकिन आप एक बात का ख्याल रख सकते हैं बेटा, हर पॉइंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो डायरेक्शन तो इसमें भी क्या है, वेरिएबल।
और डायरेक्शन तो इसमें भी क्या है बेटा, वेरिएबल। तो डायरेक्शन के हवाले से तो सर्कुलर मोशन में कोई मसले वाली बात है ही नहीं। आप सेम मूव करें या सेम मूव ना करें, आपकी डायरेक्शन में हर किस्म का जो फ़र्क है आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इस वेलोसिटी का एक वेक्टर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वेलोसिटी का वेक्टर लिखता हूँ, तो आपको देखें यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है समझ में आएगी थोड़ी देर में। ये आपने दिया वेलोसिटी का एक वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर होता है उसके अंदर आने वाले मैग्नीट्यूड से बना हुआ और उसके अंदर आने वाली डायरेक्शन से बना हुआ। डायरेक्शन पता है यूनिट वेक्टर होता है। तो बेटा अगर आप सर्कुलर मोशन में बात करते हैं, सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड बदलेगा या नहीं बदलेगा ये डिसाइड करेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा बदलती है। तो उसका मतलब वेलोसिटी में हर वक्त चेंज आएगा, भले आपका मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले, डायरेक्शन बदलने की वजह से हर पॉइंट पर आने वाली वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम रहे ना रहे, लेकिन वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होगी। वेलोसिटी विल ऑलवेज वेरीज। ये बात समझ में आती है आपके? अब इस वेलोसिटी वेरी करने की वजह से हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है इसके अंदर दो अलग कैटेगरीज के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और दो अलग कैटेगरीज के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कौन कौन से हैं, ज़रा उनके बारे से बात करते हैं। उनमें से पहला जो एक कंपोनेंट है उसका नाम है टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसी तरीके से बेटा जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास उसका नाम है सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। ठीक है जी। तो एक हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरा आपके पास हो गया कौन सा कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। अब ये दोनों हैं क्या, आया जरा इनके बारे से कुछ बात करते हैं। एक सर्कल यहाँ आ गया और दूसरा सर्कल जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ केयरफुली कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ। ये एक वेक्टर है और यहाँ बना देते हैं इसी तरीके से, ये एक वेक्टर है। ठीक है। अगर मैं इसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालूं तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट इतना निकलेगा और इसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालूं तो ये इतना निकलेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर होती हैं सारी बातें। अब अगर ये दोनों पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं इनकी लेंथ को कंपेयर करूँ तो पता चला इसकी लेंथ आई 2 और इसकी लेंथ आई 3। ठीक है। और आप देख भी सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर था ये छोटा और ये बड़ा है, तो जब ये बड़ा वेक्टर है तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट ही बड़ा आएगा। तो उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी वेक्टर की वेलोसिटी में चेंज आए, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए, तो अब यहाँ पर चेंज इन मैग्नीट्यूड या चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस होती है, इसका नाम होता है एक्सेलरेशन। अब आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर्स थे, ये जो वेक्टर्स थे वेलोसिटीज के, ये टेंजेंट थे। तो इसका मतलब यहाँ पे आने वाली जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है बेटा वो भी कहाँ होगी, इस सर्कल के अलोंग द टेंजेंट की तरफ होगी। आ रही है बात समझ में? तो जब भी टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोड्यूस होने होते हैं तो ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हमेशा वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। और ये अलोंग कहाँ पे मिलते हैं हमेशा, तो हम कह सकते हैं दे आर डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। ठीक है जी। अब इनके अंदर शामिल कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, तो बड़े आसान सी बात है। इनके अंदर आने वाले कंपोनेंट्स में टेंजेंशियल वेलोसिटी शामिल है। इसी वेलोसिटी को अगर चेंज कर दो टाइम के लिहाज से तो आ जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो मास से तो आ जाएगी कौन सी फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपको एक बेहतर तरीके से एक बात बताऊं, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसी तरह से यहाँ पर होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगी आपके पास टेंजेंशियल फोर्स। लेकिन ये सारे कंपोनेंट सिर्फ तब आते हैं जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लेकिन अगर यही काम अगर हम यहाँ पे करें, तो अगर मैं यही एरोज दोबारा से आपको बना के बताऊँ, तो जिस तरह से ये एक एरो था और जिस तरह से ये एक एरो था, अब हम इनका एक्स कॉम्पोनेंट नहीं बल्कि वाई कॉम्पोनेंट निकालते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से ये एक्स था उसी तरह से ये जो है वाई हो जाएगा। ठीक है।
सॉरी ये अंदर की तरफ जाए तो y की एरो नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा। और ये x था तो फिर ये y हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये y बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, तो इनका अगर डिफरेंस निकालें तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका चेंज अंदर की तरफ होगा, और जब इस वेक्टर के चेंज को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक और एक्सेलरेशन आ जाएगी, लेकिन ये एक्सेलरेशन पॉइंट आउट कर रही है सेंटर की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे कंपोनेंट्स, तो बेटा ऐसा कंपोनेंट जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो बनती ही यहाँ से है कि सेंट्रीपिटल कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं जब डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है ना। ये देखेंगे ये एरो जो है डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ चेंज हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल इसका मैग्नीट्यूड का चेंज बताता है, डायरेक्शन तो खैर उसमें भी इन्वॉल्व है, और जो सेंटर की तरफ जो चेंज आ रहा है वो बताता है सेंट्रीपिटल। तो हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आता है तो हम कहते हैं ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि असल में हम इस सेंटर के हिसाब से इस डायरेक्शन को देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होती है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होती है, तो सेंटर की तरफ जो पॉइंट आउट कर रहा है वो डायरेक्शन को बताता है। तो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनका नाम होता है सेंट्रीपिटल, और ये हमारे पास होते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सही है। अब आप मुझसे बोलेंगे सर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सेंट्रीपिटल के केसेस में आते हैं, तो बेटा बड़ा आसान है, हमें पहले से पता है, बस हमें उनको याद करना है। आने वाले कंपोनेंट्स में एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के, और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि बराबर होती है एम ए सी के। जैसी एक्सेलरेशन वैसी फोर्स, टेंजेंशियल थी तो टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीपिटल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ए सी की जगह पे फॉर्मूला पुट कर दो तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बस ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के अंदर। तो बस ये हमें पढ़ना है और इस तरीके से हमारे पास जो काम पूरा हो जाएगा। अब अगर इसी बात को मैं ज़रा पुराने वाले टॉपिक से रिलेट करूँ तो हमने अभी देखा था कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ मैग्नीट्यूड वेरिएबल था, लेकिन डायरेक्शन इसमें भी चेंज थी और डायरेक्शन इसमें भी चेंज थी। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से अगर हम यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल कोई बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से आपको जो है हमेशा एक बात जो है पता होनी चाहिए, और वो बात इतनी सी है कि इसके अंदर अगर हम कंपोनेंट्स के हवाले से बात करें तो इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया, तो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ कौन से कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट्स। और इसके अंदर डायरेक्शन में भी चेंज और नंबर में भी, तो इसमें आते हैं टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल कंपोनेंट्स। आ रही है बात समझ? तो इस तरह से ये काम होता है। तो अब अगर यही बात जो है मैं यहाँ पर एक और तरीके से आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पर इसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये बात इतनी सी है कि अगर मैं यहाँ पे दो सर्कल्स बना देता हूँ, मैं यहाँ पे दो सर्कल्स जो हैं एज इट इज बना देता हूँ। अब अगर मैं इन पर कुछ ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल इसमें ये एक एक्सेलरेशन है बस, और इसमें एक एक्सेलरेशन सामने की तरफ भी है और एक सेंटर की तरफ भी है। तो अब आप बोल सकते हैं कि सर ये सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सही है, ये गलती होगी। इस एक्सेलरेशन को यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ पे इस तरह होना चाहिए था, ये एक्सेलरेशन। अब अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोल सकते हैं सर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सिर्फ, और ये है सेंट्रीपिटल और साथ साथ टेंजेंशियल। तो इसमें दोनों हैं तो इसका मतलब ये है वेरिएबल सर्कुलर मोशन, और इसके अंदर सिर्फ एक है तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको जो है बातें समझनी पड़ेंगी और बातें जो है करनी पड़ेंगी। क्लियर होगी सारी बात? तो ये वाला जो है यहाँ पे काम हो रहा होता है बेटा। अब हमेशा एक बात याद रखें कि ये दोनों एक्सेलरेशंस हैं हमेशा एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है ना। तो अब अगर मैं इन्हीं चीज़ों को आपस में रिलेट करूँ कि भाई मेरे पास एक सर्कल है जिसमें
एक एक्सेलरेशन जो है वो आ रही है किसकी तरफ, एक एक्सेलरेशन जो है वो आ रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी तरीके से जो दूसरी एक्सेलरेशन है बेटा वो आ रही है अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो अब इसमें से बेटा एक एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगी सेंट्रीपिटल और दूसरी जो है वो हो जाएगी टेंजेंशियल। अब ये इस एक्स को ऊपर ले जाएगा, ये से इधर ले जाएगी, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर इन दोनों का कंपोनेंट शामिल है और ये दोनों कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आप इस वाले हिस्से को, इस वाली एक्सेलरेशन को, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाली एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ से उठाकर, ये वाली जो मैंने बनाई थी, इसको अगर मैं यहाँ से एज अ फ्री वेक्टर के तौर पर उठाऊँ और उसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दूँ इस जगह पे, तो ये पूरा एक ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो जाएगा? इस तरह से दिखेगा ना ट्रायंगल की, जिसमें ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये होगा आपका रिजल्टेंट, ऐसा होगा। और ये हो जाएगा इसका बनने वाला एंगल थीटा। तो अब आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा ए टी का स्क्वायर, और बेस की जगह पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। ए हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, जो कि बराबर हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल के स्क्वायर के। तो अभी जो ए है ना, इसमें टेंजेंशियल का इफेक्ट भी शामिल है और सेंट्रीपिटल का इफेक्ट भी शामिल है। तो इससे हम लोग कहते हैं टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन बोलें, रिजल्टेंट बोलें, या सम ऑफ एक्सेलरेशन बोलें, कुछ भी बोलें, हमारे कोर्स में इसको टोटल एक्सेलरेशन के बराबर कहा जाता है। तो अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो ये टेंजेंशियल तो खत्म हो जाता है, तो ए बराबर हो जाता है ए सी के, लेकिन वीसीएम में ये हमेशा इसके बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये पूरा एक टॉपिक था फुल प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के। अब हम जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स रह गए थे वो। ये आखिरी चैप्टर लेक्चर है और उसके बाद फिर ये चैप्टर नंबर 4 जो है कंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब अगर हम लोग जो है इसके हवाले से कुछ बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें सबसे पहली जो क्वांटिटी बेटा हमें स्टडी करनी है उसे हम लोग कहते हैं ये, जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हम लोग जो है बात स्टार्ट करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट असल में है क्या। फिजिक्स में जब भी हम लोग इसको लेके चलते हैं तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। ठीक है जी, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सामने से आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉडी है जो आपसे स्ट्रेट दूर जा रही है एंड इट इज कवरिंग सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि भाई जब ये बॉडी आपसे दूर जा रही है तो उसको देखने के लिए क्या आपको अपनी गर्दन को मूव करना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा सर नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है ना, इसका मतलब इसे डिस्टेंस कवर कर रही है और इस वक्त इसका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है जी, लीनियर है। ठीक है, लेकिन अगर यही काम मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आप यहाँ पे खड़े हैं और ये बॉडी जो है वो आपसे दूर नहीं जा रही बल्कि आपके इर्द गिर्द इस तरह से घूम रही है, तो अब जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। आप पहले यहाँ देख रहे थे, अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा, तो आपको अपनी गर्दन को रोटेट कराना पड़ेगा ना। तो बॉडी ने तो डिस्टेंस कवर किया लेकिन अपनी गर्दन ने रोटेट किया, और जो रोटेशन है यही बेसिकली क्या कहलाता है, थीटा। और इसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स में क्या जी, आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही सारी बातें आपको? तो ये वो चीज़ें हैं बेटा जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और इसके हवाले से फिर काम करना पड़ेगा। तो अब अगर इसे आगे लेके चलें तो उसकी डेफिनेशन के हवाले से अगर बात करें तो हमारे पास जो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, द एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं सर्कल में इसे दिखाऊं तो बेटा इसकी कहानी कुछ इस तरह से, ये सर्कल आ गया और ये आपकी सेंटर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर हो गया। आपकी बॉडी ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया तो आप यहाँ पे आ गए, ये भी आ रहा है, और ये जो एंगल बना होगा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। सही है जी।
अच्छा, अब इस थीटा का जो यूनिट है वो हमें पता होना चाहिए। इस थीटा का यूनिट डिग्री भी हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली रेडियंस जो है यूज़ करते हैं। और रेडियंस के हवाले से जो है मैं बताता हुआ चलूँ आपको कि हमारे पास एक कन्वर्जन है जो हमें याद करनी पड़ती है कि भाई 1 रेडियन is equals to 57.3 degrees and 1 degree is equals to 0.017 रेडियंस। ठीक है ना बेटा, तो ये चीज़ जो है अपने पास याद रखें और उसको अपने दिमाग में बिठा के रखें। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो हमें पढ़नी थी। अब अगर मैं इसी चीज़ को ज़रा आगे इलेबरेट करूँ आपके सामने तो आपको एक और बात जो है समझ में आएगी यहाँ पे, और वो बात कुछ इस तरह से बेटा कि हमारे पास एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर हो रही है अगर हम इसको मालूम करना चाहें, तो अगर हमें एक नई हेडिंग बनानी पड़े तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, आप गोल घूम रहे हैं लेकिन आप कितनी देर में कितना घूम रहे हैं इसको मालूम करने का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। याद आई क्या होगा, अक्सर लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है। और इसका जो नाम है बेटा वो ये होता है कि इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। आ रही है बात समझ में? इसका अगर फॉर्मूला बनाऊं तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा इज ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है जी, और उसका अगर यूनिट के बारे से बात करें तो बेटा यूनिट तो बड़ा आसान है। थीटा का यूनिट अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ, रेडियन, पर टाइम का यूनिट क्या बन जाएगा, सेकंड। तो उसका बेसिक यूनिट जो है वो बन जाता है रेडियंस पर सेकंड। क्लियर है जी? अब अगर मैं इसके हवाले से कुछ बात करना शुरू करूँ तो हमारे पास ये एक एंगुलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी थीटा पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास जो एक सर्कल है, जैसे मैंने ऊपर बनाया था वो सर्कल, और उस पूरे सर्कल को कवर कर लिया, तो बेटा जब पूरा सर्कल कवर होता है तो क्या हो जाता है, 1 रेवोल्यूशन हो जाता है। और एक रेवोल्यूशन जो है वो बराबर हो जाता है किसके, 360 डिग्रीज के। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? जो एक रेवोल्यूशन है वो बराबर हो जाता है किसके, 360 डिग्रीज के। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 360 डिग्री कवर कर लेता हूँ तो ये फॉर्मूला किस तरह लिखा जाएगा, तो अगर मैं फॉर 1 रेवोल्यूशन अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूँ तो ये फॉर्मूला कुछ यूँ दिखाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी। और फिजिक्स में 1 अपॉन टी जो है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं 2 पाई एफ। और इसी वजह से इस ओमेगा का एक नया नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो अगर इसका यूनिट कभी हर्ट्ज लिखा हुआ आ जाए तो परेशान मत होइएगा, ये बिल्कुल सिमिलर आपके पास जो है यूनिट्स हैं। ठीक है जी, तो ये वाला काम जो है होता है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो हमेशा एक बात याद रखें, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी बात समझा देता हूँ। अगर ये फ़ैन है और जब ये फ़ैन रोटेट करेगा, ये फ़ैन है आपके सामने, ये ब्लेड्स आ गए इसके, तो फॉर एग्जांपल अगर ये फ़ैन जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसकी हवा साइड्स में नहीं फैलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। समझ में आ रही सारी बातें? तो जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है उसका जो इफेक्ट होता है वो उसके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की तरह से काम करता है ना ये। तो हमेशा जब भी हम एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन निकलती है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर हो रही है सारी बातें? चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड होता है, यानी कि 90 डिग्री पर जो है वो डायरेक्टेड होता है। सही है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हम जो है इसे आगे लेके चलें तो आपको जो है यहाँ पर एक बात समझनी है। वो बात कुछ ये है कि हमारे पास जो अब अगली चीज़ है उसका जो नाम है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं हमारे पास हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ है, रिप्रेजेंट की जाती है अल्फा से, ये भी एक वेक्टर है, और डेफिनेशन होती है इसकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। यूनिट के हवाले से बात करें तो यूनिट बड़ा आसान है, जिस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो उसका यूनिट होता है
रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। अब फौरन कोई मुझसे बोल देगा कि सर इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो बेटा आई अगेन रिपीट इट कि ये एक एंगुलर क्वांटिटी है, तो एंगुलर क्वांटिटी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही पाई जाती है, यानी कि कितने डिग्री पे भाई, 90 डिग्री पे पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके सामने एक रिलेशन, ये एक्सेलरेशन है ना, तो उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब सर्कल तेज घूम रहा है, आपकी जो बॉडी वो तेज रोटेट कर रही है, ओमेगा एफ बड़ा है ओमेगा आई से। लेकिन अगर तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब आपकी बॉडी रुक रही है, तो ओमेगा एफ कम है किससे, ओमेगा आई से। तो हमेशा एक बात याद रखें, अगर मैं यहाँ पर जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, तो अगर तो ये ओमेगा है, ठीक है जी, और इसमें ओमेगा में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो ओमेगा में वो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो तो इसी डायरेक्शन में एज इट इज होगी, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और उस नेगेटिव की वजह से इसकी जो अल्फा है वो हमेशा आपको यहाँ पे किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो मिलेगा आपको डाउनवर्ड्स। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला अल्फा होगा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो अल्फा है वो होगा नेगेटिव। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो अल्फा पैरेलल होता है ओमेगा के, नहीं जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है बेटा तो अल्फा 180 डिग्री के शिफ्ट पे होता है, किसके, ओमेगा के। देखिए 180 डिग्री का शिफ्ट है ना, एक बिल्कुल ऊपर की तरफ है, दूसरा बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो पूरा 180 डिग्री का जो है शिफ्ट आप में मिल रहा है आपको, हमारी बात है। तो ये है एक्सेलरेशन एंड दिस इज रिटार्डेशन, नॉर्मल सी बात है, सब हम लोग जो है जानते हैं, ठीक है जी। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो हमें पढ़नी थी और जिनके बारे में हमने जो है नॉर्मल डिटेल जो है हासिल कर ली। अब हम जो है इसको आगे लेकर जो है चलेंगे, ठीक है जी। अब कैसे चलेंगे, क्यों चलेंगे, आए जरा बात करते हैं इसको लेके। अब जो मेरा डिस्कशन है बेटा वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। अब देखिए हमने एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक बना ली, एस की जगह पे अब आ जाएगा थीटा, बी की जगह पे अब आ जाएगा ओमेगा, और ए की जगह पे अब आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, याद ही होंगी आपको, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, है ना। अब इन सब के अंदर अब मैं एंगुलर क्वांटिटीज को फिट करूंगा, कैसे फिट करूंगा, तो ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, फिर एस की जगह पे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, टू अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास ना एक नॉर्मल सा रिलेशन होता है जो सर्कल से बनता है, जैसे सर्कल है और ये रेडियसेस आ गए, ये थीटा आ गया और ये एस आ गया। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि मैं अगर एस को बढ़ाऊं तो ये थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस शुरू से लेके आखिर तक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा रेडियस, तो ये पहला रिलेशन आ गया। अच्छा भाई, अब अगर मैं इसको भी टाइम से डिवाइड कर दूं और इसको भी टाइम से डिवाइड कर दूं तो ऐसा पॉइंट बन जाएगा v, और थीटा पॉइंट भी पढ़ते हुए आ रहे क्या था, ओमेगा, तो ये नया रिलेशन आ गया। अब आप जानते हैं, अब आप दोनों दोनों को दोबारा से अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो अब ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा r, और ये बन जाएगा अल्फा, ठीक है। अब देखो इनके मैं नाम बताता हूँ, ये है डिस्टेंस, रेडियस, एंगुलर डिस्टेंस, ये है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैंने कहा था ना सर्कल में जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज होती हैं उन सबके नाम के साथ क्या लग जाता है, टेंजेंट लग जाता है। ये है रेडियस एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन, रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो रही है सारी बातें। तो ये जो है बेटा एक बेसिक ओवरव्यू है किसके लिहाज से भाई, सर्कल के लिहाज से, ठीक है। तो आप जो है इसे कॉपी करें। अच्छा जी, अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें एमसीक्यू है क्या, पढ़ते हैं जरा। कहा ही जा रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, तो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है
कि डायरेक्शन में तो चलें चेंज आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, सर्कल में तो आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट तब तक प्रोड्यूस नहीं होता जब तक मैग्नीट्यूड में चेंज ना है, तो आंसर आ जाएगा 0। हाँ, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछी होती तो आंसर होता v² ठीक है ना बेटा। अब विजिबिलिटी अच्छी हो गई है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास जो एंगुलर स्पीड निकालो किसकी, सेकंड आर्म एंगुलर स्पीड निकालो डेली रोटेशन ऑफ अर्थ की, लेकिन रेडियंस पर सेकंड में। अच्छा, एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा क्या था, थीटा अपॉन टी, ठीक है ना। अर्थ की रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। अच्छा, एक दिन में अर्थ रोटेट करती है, टाइम कितना हो जाएगा, 24 घंटे। अब आप बोलेंगे सर सेकंड में चेंज करना था, बेटा याद देखें आवर्स में लिखा हुआ, तो आवर्स में रखते हैं इसको। तो कैंसिल किया तो आंसर आ जाएगा पाई/12। और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ तो बस ये आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसे कॉपी करें। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में भी ऐसी कुछ है, कहा जा रहा है कि एंगुलर स्पीड निकालो सेकंड आर्म ऑफ अ क्लॉक की। घड़ी के 3 घंटे 3 सुइयां होती है ना बेटा, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली, एक आवर वाली। तो हमें सेकंड वाली की निकालनी है। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स थीटा अपॉन टी। 2 पाई तो आएगा, लेकिन वो सेकंड वाली घड़ी को जो तेज चलती है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा पाई/30। अच्छा, अगर मिनट वाली होती तो फिर यहाँ पे 2 पाई/360 रखते हैं। आवर वाली होती तो 2 पाई/86400 रखते हैं। और हमारी सारी बातें 24 घंटे का रखना होता है ना। 46300, सॉरी 86400, तो इस तरह से आंसर आता है। बस ये सिंपल सिंपल से कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स हैं, इस तरह से आते हैं, सॉल्व कर लेंगे आप। अच्छा जी, अब ये जगह खाली तो मैंने कहा क्यों छोड़ा जाए, यहाँ पे भी क्वेश्चन रख देते हैं। अब आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है। व्हील का डायमीटर गिवन है, सबसे पहले तो रेडियस निकालना है जो डायमीटर का हाफ होता है। 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड ओमेगा गिवन है, और क्या निकालनी है, लीनियर स्पीड वी निकालना है। तो फॉर्मूला समझ में आएगा होगा, डेटा देख के, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। R1 है, ओमेगा है 15। अच्छा बेटा, मैंने बताया था कि एक रेवोल्यूशन में हमेशा 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। वही सिंपल जुगाड़ याद रखें, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई वरना डिवाइड। तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60। तो ये बन जाएगा 15 मतलब 15 15 4 ज़ा, और जब इसको किससे कैंसिल करूंगा तो बन जाएगा 2 ज़ा। तो वी का आंसर आ जाएगा पाई/2। यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। ये आंसर जो इस तरीके से मार्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस होते हैं बेटा सर्कुलर मोशन के जो पूछे जाते हैं, और इस तरह से आसान आसान चीजें आती हैं, और इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जी, ठीक है। अब आखिर में बेटा मैं बिल्कुल आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, जिससे फिर आपको जो है इन सर्कुलर मोशन के बारे से चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये आपको काम आएगा चैप्टर नंबर 5 में, जो मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा। अब इस चार्ट में हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें समझेंगे। इसमें यहाँ पे हम रख देंगे हमारी लीनियर क्वांटिटीज, और यहाँ पर जो है हम लोग रख देंगे हमारी एंगुलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब जिस तरह से लीनियर में था एस, यहाँ पे था थीटा, लीनियर में था वी, यहाँ पे था ओमेगा, लीनियर में था ए, यहाँ पे था अल्फा, लीनियर में टाइम, यहाँ पर भी टाइम, ठीक है। लीनियर में था मास, लेकिन यहाँ पे मास नहीं होता, यहाँ पे रोटेटिंग मास होता है। रोटेटिंग मास क्या होता है, आई। इसका फॉर्मूला होता है mr का स्क्वायर। यूनिट होता है, m का यूनिट होता है kg, और r का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये नई चीज़ क्या है बेटा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे कोर्स में ही है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मास, और जब भी किसी चीज़ के साथ मोमेंट लग जाता है उसका मतलब रोटेटिंग का मतलब है, जिसका मतलब गोल घूमता हुआ मास। समझ में आ रही सारी बातें। तो अगर एक पतली सी निडल है, इसको स्ट्रेट मूव कराऊं तो इसका मास है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करवा दूं तो इसके अंदर आई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने पेन को बिल्कुल सीधा पकड़ें इस तरीके से, और फिर रोल करें, तो आपको देखें बड़ी आसानी होगी। अगर आप पेन अपने को इस तरह से वर्टिकल पकड़ के रोल कराएंगे अपने हाथों में सीधा लंबा करके, तो फिर आपके हाथों पे या उंगलियों पे ज़्यादा लोड आएगा। क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन है। मास बढ़ने से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, लेकिन रेडियस बढ़ने से ही बढ़ जाता है। अब देखें, इनकी मदद से हम सारी जो है क्वांटिटीज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ऐसे करेंगे, आया जरा देखते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है ma,
तो यहाँ पे m की जगह पे आ जाएगा i, a की जगह पे आ जाएगा अल्फा, और ये बन गई एंगुलर फोर्स विच इज इक्वल्स टू टॉर्क, और टॉर्क का एक ये फॉर्मूला भी होता है जो कि हम 5 में पढ़ेंगे विच इज r क्रॉस है। इसी तरह से अगर मैं मोमेंटम लिखूँ तो मोमेंटम होता है mv, लेकिन यहाँ पर m की जगह पे i लिखना पड़ेगा, v की जगह पे ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो ये है रोटेटिंग मोमेंटम विच इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, जिसका एक और फॉर्मूला भी होता है विच इज r क्रॉस p, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर, लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आते आते रोटेशनल बन जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा हाफ i ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा बस ये वो चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी थी, जो हमने पढ़ी, और बस यहाँ तक आते आते सर्कुलर मोशन ख़त्म होता है। न्यूमेरिकल ऐसे जिसके कोई इतने खास नहीं थे, बस थियोरेटिकल पॉइंट ज़्यादा थे, और पहले वाली चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बता दी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।